स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजखंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की पूरी झलक संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। बाबा साहेब को संविधान के पिता के तौर पर जाना जाता है। संविधान को बनाने में उनका योगदान अहम है और आज के इस आर्टिकल में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व को जानेंगे। साथ ही समझेंगे कि 73 साल पहले लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में वे कौन सी बातें मौजूद हैं जो देश को आज भी एकजुट करने में कारगर है। मगर उससे पहले जान लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या भूमिका। इससे जाहिर होता है कि आगे जो भी कहा जाएगा उसका आधार क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान के पूरे सार को समेटे हुए है। शक्ति किसके पास है, नागरिकों के अधिकार और भारत की प्रकृति कैसे होगी, ये प्रस्तावना ही हमें बताती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है जिस पर संविधान टिका हुआ है। प्रस्तावना के जरिए किसी कानून और सरकार के कामों के सही या गलत होने को परखा जाता है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। क्यों कहा जाता है, ये प्रस्तावना के शब्दों को पढ़ने से स्पष्ट में समझ आता है। तो आइए अब हमारे संविधान की प्रस्तावना के शब्दों पर थोड़ा गौर करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस दिन को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। इस दिन को देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महान संविधानविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग और संविधान की आत्मा कहा है। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिका ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था और भारतीय प्रस्तावना का सीधा संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से है। इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने इसी प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे। समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया, साथ ही इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कामों के आखिरी चरण में पारित किया, जिससे संविधान के अन्य प्रावधानों के मुताबिक रहे। असल में प्रस्तावना 4 मूल तत्वों की बात करती है। पहला, प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। प्रस्तावना के मुताबिक संविधान भारत के लोगों से शक्ति हासिल करता है। और दूसरा, प्रस्तावना भारत की प्रकृति बताती है। ये बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, प्रस्तावना संविधान के मकसद के बारे में बताती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान का मकसद है। वहीं चौथे तत्व में संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है। अब नजर डालते हैं प्रस्तावना के उन शब्दों पर जिनका अर्थ जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हम भारत के लोग से मतलब है कि संविधान भारत के लोगों ने खुद को सौंपा है।
हालांकि संविधान का निर्माण एक ऐसी संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसे भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुना था। इसका निर्वाचन भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था और ये विधानसभाएं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1946 में निर्वाचित की गई थी। वहीं 1935 के अधिनियम के तहत मताधिकार भी बहुत कम लोगों तक सीमित था। इन सभी सीमाओं के बावजूद संविधान सभा को जनता की प्रतिनिधि संस्था कह सकते हैं। इसमें लगभग सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। उस दौर के सत्तारूढ़ लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि संविधान सभा में भारतीय जनता के सभी वर्गों के नुमाइंदे शामिल हों। संविधान को लागू भी भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना में दूसरा शब्द है संप्रभुता। इसका मतलब हुआ कि लोगों के पास आंतरिक और बाहरी मसलों पर निर्णय लेने की शक्ति है। देश की सरकार को कोई बाहरी शक्ति इस मसले पर आदेश नहीं दे सकती। इसमें डिजिटल संप्रभुता को भी शामिल किया जाता है। कुछ आलोचकों का मत है कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की इस स्थिति में कमजोरी देखने को मिलती है, लेकिन ये सच नहीं है। कॉमनवेल्थ एक ऐच्छिक समुदाय है जिसके सदस्य संप्रभु और स्वतंत्र हैं। कॉमनवेल्थ का इतिहास जरूर ब्रिटिश एम्पायर से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान समय में कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। साल 2022 में गैबोन और टोगो ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता हासिल की और 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला शब्द है समाजवादी। इसका अर्थ है संपत्ति को सामाजिक तौर पर सृजित किया जाता है, इसलिए समाज में इसका विभाजन बराबर के स्तर पे होना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसी तरह एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि राज्य यानी देश का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की इजाजत होती है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, वहीं पंथ निरपेक्षता है। दरअसल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को लेकर संविधान सभा में भी बहस हुई थी। संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा समाजवाद को शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार विरोध किया था। उनके मुताबिक संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका अलग अलग अर्थ निकाला जाए। पंथ निरपेक्षता को भी ऐसे ही तर्कों के साथ खारिज कर दिया गया था। हालांकि साल 1976 में देश के नेतृत्व को इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना उचित लगा। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि लोगों के पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, वे अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। गणतंत्र की बात करें तो एक गणतंत्र में राज्य के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संप्रभुता एक सम्राट की बजाय लोगों में निहित है। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, लेकिन एक गणतंत्र नहीं है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि इसके विपरीत भारत एक गणतंत्र है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। गणतंत्र में राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है और आनुवंशिकता के आधार पर नहीं। इसी तरह एक शब्द है न्याय। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के 3 अलग अलग रूप हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि संविधान समान सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना चाहता है। जाति, वंश, लिंग, जन्म, स्थान, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। जबकि आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच धन का समान वितरण, ताकि धन कुछ हाथों में केंद्रित न हो। वहीं राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रत्येक वोट के लिए समान मूल्य की बात करता है। ऐसे ही स्वतंत्रता से मतलब है कि नागरिक क्या सोचते हैं, उनके एक्सप्रेशंस पर सिर्फ तर्कसंगत प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को शामिल करता है। सभी की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि उचित प्रतिबंध हो। यहाँ इस कथन पर गौर करना जरूरी है कि यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है, जबकि समता से मतलब होता है कि कानून की नजर में सब बराबर है।
किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति ही समता है। सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने के साथ ही बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास का अवसर प्राप्त हो। वहीं बंधुत्व से मतलब है संविधान देश के नागरिकों को एक परिवार की तरह ट्रीट करने की बात करता है। किसी भी नागरिक को देश के दूसरे नागरिक को कमतर नहीं मानना चाहिए। बंधुत्व से दो बातें सुनिश्चित होती हैं, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अब एक नजर प्रस्तावना से जुड़े मामलों पर डालते हैं। बेरूबाड़ी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, साथ ही कहा कि इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। जबकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और कहा कि इसे संशोधित किया जा सकता है। हालांकि संविधान के आधारभूत ढांचे के तहत इसकी भी मूलभूत विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अभी तक संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के जरिए संशोधित किया गया है। LIC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना को लेकर दो तथ्य अहम हैं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जहां जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो, साथ ही जनता के प्रति उत्तरदायी हो, शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो, जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। वैधानिक तौर पर प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में अहम होती है। प्रस्तावना पथ प्रदर्शक के तौर पर भी काम करती है। तो आइए, हमेशा की तरह आज अपना पेन पेपर निकालिए और एक सवाल नोट कर लीजिए आज के अपने मंथन पर। आपका आज का प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, व्याख्या कीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।